देखिए आज हम लोग ये देखेंगे कि ये जो पेपर है उसमें क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन की स्ट्रेटजी मतलब एक तरीके से समझ लीजिए। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि जो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं वही आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आने को तो कुछ भी आ सकता है, आगे पीछे दाएं बाएं, लेकिन एक रफ आइडिया कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए, तो हमें इस तरीके से तैयार करते हुए निकलना है। ठीक है, तो जैसे जिनको नहीं पता है तो बिल्कुल ये अभी जागे हैं, उनके लिए कितने सेक्शन है भाई? ए बी सी डी, हाँ ई और है। ठीक है, हाँ 5 सेक्शन हो गए भाई। हाँ तो पहले समझ गए अच्छे तरीके से। जो ए बी सेक्शन है इसमें जो टोटल क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कितने हैं? 18 क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन है और ये लगभग सभी कैसे हैं? अरे गलत हो गया भाई, गलत। आप चुपचाप देखें, 14 एमसीक्यू है लगभग और प्लस 4 है असर्शन रीजन। ठीक है भाई, टेक्निकली वो एमसीक्यू नहीं है, ठीक है ना, असर्शन रीजन है। तो इसका मतलब 4 तो असर्शन रीजन आ ही रहे हैं। और जिन लोगों ने असर्शन रीजन नहीं पढ़े ये उनके लिए खासतौर से मैसेज है कि एग्जाम्पलर में असर्शन रीजन दिए गए हैं और दूसरी जगह भी दिए हैं, लेकिन एग्जाम्पलर को तो एट लास्ट पढ़ ही लो। इसीलिए मैं कहता हूं अगर आपने एग्जाम्पलर पढ़ के गए हो तो एक रफ आइडिया, लगभग एक ही 2 क्वेश्चन छूट के लगभग ये पूरा ही पकड़ में आ जाएगा। तो एमसीक्यू और असर्शन रीजन यहाँ से कितने नंबर हो गए? 18 नंबर निकल गए हमारे। अब देखते रहना कितना फायदा है एग्जाम्पलर को पढ़ने का और साथ में अभी जो समझा रहा हूँ उसको पढ़ने का। अब आ गए हम बी नंबर में। सेक्शन बी में क्या हुआ? हमारे क्वेश्चन हो गए 7 क्वेश्चन है और ये सभी ये 1 मार्कर है भाई, 1 मार्कर। ठीक है, ये सभी 2 मार्कर है, 2 मार्क्स के। ठीक है, अभी इनके अंदर बताता जाऊंगा कि कौन क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। इससे आपको बड़ी सही ट्रैक मिल जाएगा। उसमें क्या होगा कि आप वही क्वेश्चन पहले पहले याद कर लेंगे, पहले वो उनको देख लेंगे जो ज्यादातर आने की संभावना है, बाद में हम दूसरों को देख लेंगे, एक सिस्टम बन जाएगा ना। सेक्शन सी जो है उसमें कितने क्वेश्चन है? आपके 5 क्वेश्चन है, ये सभी 3 मार्क्स के। अब देखो यहाँ पर जैसे हम तुम्हें एक बात समझा दें, कोई भी क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन मतलब एक आधा, मैं जब ये बात बोलता हूँ कोई भी, तो इसका मतलब है कि जनरली 90%, 10% की संभावना ऊपर नीचे की हर जगह होती है ना। तो मेजोरिटी ऑफ सभी जगह ऐसा देखने को आ रहा है कि कोई भी क्वेश्चन सीधा सीधा 3 नंबर का नहीं दे रहा है। तो इसमें क्या दे रहे हैं? इसमें या तो 1 1 1 दे रहे हैं, ये सेट आ रहा है, या 2 + 1 आ रहा है, ये सेट आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है क्वेश्चन अभी भी 2 नंबर के ऊपर नहीं आ रहा है। समझो ना, 2 + 1 = 2 मतलब 3, तो 2 तो उसमें 2 ही हुआ ना भाई। 2 + 1 क्या होगा? आपका 3 हो गया, तो इसका मतलब ये थोड़ा नहीं कि 3 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, उसमें पार्ट हो गए। तो आपको जो क्वेश्चन देखना है वो 3 नंबर थोड़ा देखना है, फिर क्या देखना है? 2 नंबर देखना है। बात समझ में आई कि नहीं? ऐसे ही डी वाला आपको पता है ये कौन सा है भाई? केस स्टडी है ना। केस स्टडी आ रहे हैं 2, तो 2 क्वेश्चन है इसमें और 4 नंबर के हैं, तो 8 मार्क्स के ये हो गए आपके। ठीक है, और इसमें सबको मालूम है इसमें सारे क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं। ठीक है, अब आप 8 क्वेश्चन होते हैं ना, एमसीक्यू हो सकते हैं। मैं वो भी बताऊंगा, 2 मिनट ध्यान रखें। ई में पता है आपको 3 क्वेश्चन होते हैं और ये कितने हो गए? 5 मार्क्स के हो गए। हाँ है ना, ये 5 मार्क्स के हो गए और इसके बारे में भी। तो अब हम लोग थोड़ा थोड़ा करके ये समझते आते हैं कि कौन क्वेश्चन कैसा चल रहा है। ठीक है, तो एमसीक्यू तो आपको पता ही है, एमसीक्यू तो 1 मार्क कराते हैं, टिक लगाओ मसला खत्म। असर्शन रीजन का भी वही है, असर्शन बात है, लिख दो और खत्म। तो उसमें तो कुछ बताने वाली बात नहीं, कहां से आ रहा है क्या आ रहा है ये जरूर बताने वाली बात। तो मैंने एक चीज बढ़िया नोटिस की है, वो आपको लिखवा दे रहा हूं कि ज्यादातर क्या आ रहा है। आप तुम कहोगे ज्यादातर का क्या मतलब? ज्यादातर का मतलब ये है कि मेजोरिटी ऑफ सैंपल पेपर, मेजोरिटी ऑफ पेपरों ने किस तरीके के पैटर्न को फॉलो किया है वो मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी पहले उनको तैयार कर, मैं ये नहीं कह रहा कि औरों को छोड़ दे, मैं ये कह रहा हूँ पहले उसको तैयार कर लो, बाद में जो बचे उनको तैयार कर लो। तो जैसे मैं सैंपल इसमें ए नंबर की बात कर रहा हूँ, ए नंबर की सेक्शन ए की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब है एमसीक्यू के अंदर की बात कर रहा हूँ। तो कंप्लीट द फॉलोइंग, कंप्लीट द फॉलोइंग, इसका मतलब है रिएक्शन को, ये रिएक्शन के लिए रिएक्शन है ना, तो रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए आ सकता है। ठीक है, सकता है बोला है, आएगा नहीं बोला है, आ सकता है। इसका मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि जैसे उन्होंने रिएक्शन लिख दी वर्ड फॉर्मेट में, ठीक है, बेंजीन रिएक्टेड विद दिस और 4 आंसर डाल दिया, बताओ क्या बन रहा। तो इस टाइप का कंप्लीट द फॉलोइंग। ठीक है, दूसरा आपका क्या बना? ए में ही दूसरी आपकी बात बनी कि SN1 SN2 के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए। तो ये सीधा क्वेश्चन, देखिए मैंने इसमें कोई क्वेश्चन नहीं लिखा, मैंने एक इसमें फॉर्मेट लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग, जिसमें कोई भी रिएक्शन आ सकती है, लेकिन SN1 SN2 एक टाइप ऑफ क्वेश्चन ही है, सीधा सीधा क्वेश्चन ही मैं बता रहा हूँ। तो इस टाइप का सवाल जरूर आना चाहिए। SN1 SN2 के बढ़िया सवाल होते हैं, सबको पता है, 2 ही टॉपिक है उसको सॉल्व करने के, 3 2 1 1 2 3 डिग्री हिसाब से और आयोडीन के हिसाब से, तो हमेशा आयोडीन ही पहले निकलता है लीविंग ग्रुप के हिसाब से, तो ज्यादातर इसी में निपट जाता है मतलब।
तीसरी बात क्या है, डी ब्लॉक के क्वेश्चन। डी ब्लॉक के क्वेश्चन भी एमसीक्यू में होने चाहिए, और इसमें ज्यादातर क्वेश्चन वही आपके कलर होते हैं, कलर, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, या कैटालाइटिक प्रॉपर्टी का कैटालिस्ट के ऊपर कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन बनाते हैं। तो ज्यादातर 3 टॉपिक के ऊपर आपका डी ब्लॉक का क्वेश्चन, ठीक है। ये मैं एमसीक्यू के क्वेश्चनों की बात कर रहा हूं, और ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम्पलर या एग्जाम्पलर पे तो लगभग मिल ही जाते हो, फिर भी एक आधी रिफ्रेशर या कोई और बुक अपना देख ले, लेकिन एग्जाम्पलर पहले देख ले, ठीक है। उसके बाद डी ब्लॉक के अलावा एक वेरी शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, आंसर नहीं न्यूमेरिकल टाइप, जो क्वेश्चन ऐसा है ना, जैसे मैंने कह दिया डेल्टा डी एफ, सीधा फॉर्मूला है इसमें, मान लो मैं मोलरिटी भी दे दूं तो डेल्टा डी एफ में लगाइए के एफ का मल्टीप्लाई तो करना, एक मल्टीप्लाई आंसर, बात समझिए ना इस बात को, है ना। तो मैं लिख देता हूं वेरी स्मॉल क्वेश्चन न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल वो होंगे जिसमें बुद्धि नहीं लगानी, सीधा फॉर्मूले में सीधी वैल्यू पुट करनी, या तो मल्टीप्लाई 1 2 करने होंगे, या डिवाइड 1 2 और सीधा आंसर, तो ये 1 मार्कर के लिए हो जाएंगे। और उसमें भी को कट पिट जाए तो वही दिमाग में ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स भी आने की संभावना है, तो उनको भी आप निगलेक्ट करते हुए नहीं निकलेंगे, क्योंकि उसमें एग्जाम्पल में कई जगह ट्रू फॉल्स भी दिए गए हैं, ठीक है ना। अगर आपने देखे होंगे तो वहां पे ट्रू फॉल्स भी आपको मिल जाएंगे, तो ट्रू फॉल्स भी देख लो, ठीक है। एक और आपका डिस्टिंग्विश टेस्ट, क्योंकि वो 1 मार्कर के हिसाब से ही बना होता है, उसमें एक ही लाइन लिखनी होती है, तो डिस्टिंग्विश टेस्ट भी इसमें आ सकता है। अब तुमको ये कैसे आ सकता है, लिखना पड़ेगा इसमें, नहीं, मैंने लिख दिया कि ऑन द डिस्टिंग्विशन ऑफ फिनॉल विद द हेल्प ऑफ द फेरिक क्लोराइड इट गिव्स, 4 कलर लिख दिया, तो डिस्टिंग्विश टेस्ट ही तो है, इट गिव्स वायलेट कलर, पता है तो टिक लगाओ, नहीं तो बैठो। बात समझ में आई ना। एसिटिक एसिड का हमने डिस्टिंग्विश करवाया, और ये होगा बाया 4 मेथड लिख दिया, कौन सा मेथड है उससे होता है, उसको मेथड का नाम लिखो, टिक मारो, समझ में ना। इस तरीके से कोई रिएक्शन लिखने को तो नहीं आएगी, लेकिन उस तरीके से टिक लगाने के लिए निश्चित रूप से आ सकते हैं, ठीक है। डिस्टिंग्विश टेस्ट के अलावा एक आपका काइनेटिक्स के सवाल, काइनेटिक्स में भी 1 मार्कर सवाल बहुत बढ़िया बढ़िया, जैसे हाँ आपका काइनेटिक्स से सवाल होगा, जैसे ऑर्डर फाइंड करने का, याद है ना, अरे जिसमें एटीएम वाला इनवर्स यूनिट है, मोल लीटर वाली यूनिट है, जिसमें n की वैल्यू डाल के हम सवाल निकालते हैं, है ना। एक ग्राफ वाला सवाल, आपको ग्राफ दे दिया, पूछ दिया फर्स्ट 0 सेकंड थर्ड का कौन सा, ठीक है। ये 2-3 सवाल हो गए। यूनिट वाले सवाल, यूनिट वाले याद आ रहे हैं, है ना, उसमें वैल्यू डाल के यूनिट निकालते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी, तो यूनिट का सवाल हो गया, ऑर्डर का हो गया, ग्राफ का हो गया, इस टाइप के कुछ सवाल काइनेटिक्स के भी हो सकते हैं। एक आधी नेम रिएक्शन में मैं मानता हूं कि आनी चाहिए, नेम रिएक्शन, जैसे मैंने लिख दिया कि PDBASO4 इस्तेमाल होता है, हाँ 4 ऑप्शन दे दिया आपको, बालसीवन फलाना ठिकाना अगड़म बगड़म, और आप बताओ किस में इस्तेमाल होता है, तो हो क्या क्या हुआ, तो नेम रिएक्शन है ना, तो नेम रिएक्शन आती है तो लगेगा टिक, नहीं तो बैठोगे। बात खेल समझ में आ रहा है, सिंपल सा है। तो नेम रिएक्शन, और एक आयु पैक भी होना चाहिए, चाहे ये ऑर्गेनिक का हो या इनऑर्गेनिक का हो, क्योंकि आयु पैक कहीं और जगह आने की संभावना नहीं बनती, तो यहाँ आसानी से आ जाता है। मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हल्का सा, और इसमें इनऑर्गेनिक आयु भी तुरंत दिख जाएगा, सीधा सीधा लिख दो, और उसके बाद 4 उसके नाम लिख दो, छोटा मोटा गड़बड़ कर दो, और बन गया आयु पैक। तो इस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यू में मैं चाहता हूं कि आप लोग पहले तैयार कर लें। बात समझ आ गई ना, हाँ या ना। वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लेना। और पहले मैं बार बार कह रहा हूं, ये सारा पैटर्न आप देखो, अगर ध्यान से सोचो, ये सब एग्जाम्पलर में दिया है, इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं एग्जाम्पलर लगाइए, एग्जाम्पलर लगाइए। अगली 1-2 क्लास के बाद एग्जाम्पलर लगवा दूंगा, ठीक है ना। जब भी आपका खत्म हो जाए तब आप इधर देख लो, बी में आ जाओ भाई। बी में क्या है, 7 क्वेश्चन है 2 नंबर वाले, ठीक है। इसमें बस 3 ही 4 पॉइंट बनेंगे 2 नंबर के, ठीक है। देखो क्या बनता है, एक तो न्यूमेरिकल देख लो आप, काइनेटिक्स का, सॉल्यूशन का नहीं, सॉल्यूशन का इसलिए न्यूमेरिकल नहीं, सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल इसलिए नहीं क्योंकि जो सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल है ना, उसकी 5 मार्क्स में आने की संभावना भी है, ठीक है ना। तो इसलिए सॉल्यूशन की जगह मुझे काइनेटिक्स ज्यादा सही लग रहा है। अब दूसरी एक और बात समझो, अगर मुझे 5 नंबर का न्यूमेरिकल आता है तो 2 नंबर का अपने आप आता है, क्योंकि आप जानते हैं सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल का पैटर्न क्या है, उसी को हम आगे 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 इस्तेमाल करते जाते हैं, एक चीज को अगले में ही तो इस्तेमाल करते हो। तो जैसे 5 नंबर का सॉल्यूशन, अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि मुझे के निकालना आता है, तो इस बात का मतलब है कि मुझे पीछे के सारे सवाल आते हैं, है कि नहीं। के के लिए तुम्हें अल्फा चाहिए, अल्फा के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चाहिए, उसके लिए मोलरिटी चाहिए, तो सारे निपट गया, बचा ही क्या, ठीक है ना। तो इसलिए न्यूमेरिकल ऑफ काइनेटिक्स जरूर देखें, और इसमें भी कोई बड़े भारी न्यूमेरिकल नहीं। कौन से न्यूमेरिकल, जैसे 20% रिएक्शन होती है 120 मिनट में, 50% बताओ कितनी देर में होगी, यूं चुटकी वाला सवाल है ना, 2 मिनट का सवाल है, ठीक है।
हाँ इलेक्ट्रो में भी एक पेज अभी मैं बता रहा हूँ, देख लो। इसके बाद एक मैं बायोमोलिक्यूल के बारे में और सोच रहा हूँ। 2 नंबर में बायोमोलिक्यूल को इसलिए देखो, इसमें क्या सकता है स्ट्रक्चर, ग्लूकोज फ्रक्टोज फलाना ढिकाना अगड़म बगड़म स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है ना। आपसे कोई स्ट्रक्चर पूछ लिया, या फिर एक हाँ ग्लूकोज वगैरह की रिएक्शन आजकल बोलते हैं एसिड से रिएक्शन करवा दो, ग्लूकोज कौन सा टेस्ट देगा बताओ, ठीक है ना टॉलेंस वॉलेंस ये सब, तो इनकी रिएक्शन है किसकी, ग्लूकोज फ्रक्टोज की। तो मैं रिएक्शन लिख देता हूं, समझ जाना रिएक्शन की बात करें, ठीक है, ग्लूकोज या फ्रक्टोज वगैरह की रिएक्शन, ठीक है। और एक कार्बोहाइड्रेट का भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के भी कुछ क्वेश्चन है, मतलब वो इसी में से ही होंगे रिएक्शन में से, तो कुछ कार्बोहाइड्रेट को जरूर देख लें। कार्बोहाइड्रेट इसमें जो बायोमोलिक्यूल मुझे लगता है कि इसमें निपट जाए, ज्यादातर स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन, मतलब कार्बोहाइड्रेट टॉपिक को अगर मैं खींचूंगा तो 2 नंबर का सवाल आना है तो आ जाएगा, क्योंकि समझो प्रोटीन का क्वेश्चन आएगा अगर, है ना, तो वो 2 नंबर की जगह 1 नंबर में सही बैठता है, क्यों, सॉरी 1 नंबर की जगह 2 नंबर में सही बैठेगा, क्योंकि देखो प्रोटीन में जैसे आया, मान लो उसने कह दिया कि डीनेचुरेशन और प्रोटीन की बात पूछ दी, तो वो 1 नंबर में नहीं लिखी जा सकती, फिर उसे लिखने के लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा और मार्क्स चाहिए और जगह चाहिए, तो वो फिर आपको वेटेज उसकी बढ़ा देता है, 2 नंबर में डाल दो उसको। अमीनो एसिड का क्वेश्चन है, वो तुम्हारा 1 नंबर में आ सकता है, ठीक है। और मैंने कहा विटामिन की डिफिशियंसी, वो वाला भी 1 नंबर में आ सकता है ना। मैंने बोल दिया भाई एनीमिया हो गया, बताओ विटामिन कौन सी लगेगी, तो भैया तो सिंपल सा है, कौन सी लगेगी, किस में मिलेगी, आधा नंबर है, 2 क्वेश्चन हो गया 1 नंबर। अब ये क्या है, 2-3 शब्दों में खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, 3-4 चीजें बता दो कहां मिल रही है, कौन सी विटामिन कमी पड़ रही है वो बता दो, 4-5 शब्द लिखोगे आंसर निपट गया, यही तो है 1 नंबर। 1 नंबर में कथा तो लिखूंगा नहीं बैठ के। और बी वाला मैंने पहले बता दिया आपको, 2 नंबर के आएंगे, तो 2 नंबर में एक और बात बोलना भूल गया, 2 नंबर में भी 1,1 ही मेजोरिटी ऑफ 1,1 होगा, मतलब उसके भी पार्ट होंगे, तो बेसिकली एक ही नंबर पड़ रहा है, कहने के लिए वो 2 नंबर है, समझ में आया। तो इसलिए बायोमोलिक्यूल का मैं कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन यहां रखता हूं। हेलो एल्केन का टॉपिक देखें, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन में डिस्टिंग्विश टेस्ट सबने पढ़ रखे, हाँ है ना, यहाँ पर भी मैंने कहीं लिख रखा होगा, ये रहा, तो डिस्टिंग्विश की आने की संभावना कुछ यहाँ पर भी है, टेस्ट लिख देता हूँ सीधा, ठीक है, टेस्ट डिस्टिंग्विश टेस्ट देख लें, तो हेलो एल्केन से ज्यादातर यही चीज उठने की संभावना है, क्योंकि नेम रिएक्शन में बहुत सरल सी है, तो वो तो नहीं उठेंगी। SN1 SN2 मान लीजिए इस साइड नहीं आता है, तो SN1 SN2 को आप यहाँ पर भी देख लें। अब मैंने हेलो का कोई क्वेश्चन दिया, एक टेस्ट डाल दिया, SN1 डाल दिया, 2 नंबर क्वेश्चन हो गया, सब क्वेश्चन एक ही नंबर के चल रहे हैं। आप समझे कि 3 नंबर वाले क्वेश्चन को छोड़ के उसमें 2 नंबर का आता है, रेस्ट सभी में एक ही नंबर का खेल चल रहा है, बाकी कुछ नहीं चल रहा, ठीक है। इसी तरीके से आप इलेक्ट्रो या काइनेटिक्स, ऊपर मैंने न्यूमेरिकल काइनेटिक्स लिख रखे हैं, तो इनमें इनके थ्योरेटिकल टॉपिक, जैसे इलेक्ट्रो का टॉपिक है कोरोजन, वो कोरोजन वाला टॉपिक 2 नंबर में भी सेट बैठता है, मतलब अपने आप में ही 2 नंबर की वैल्यू रखता है ना। हाँ बेटा सॉल्यूशन के मैं अभी बस आ तो रहा हूँ, लिखता चलो, है ना। तो इलेक्ट्रो या काइनेटिक्स में जैसे आपने कोरोजन डाल दिया, ठीक है, कोरोजन हो गया, या फिर आपका वो हो गया बैटरी हो गया, ठीक है ना, और आपका एक हो गया बैटरी, ठीक है, और गंदा गंदा लिखे दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ। कोरोजन या बैटरी, बैटरी में क्या कर दिया, आपको 2 लाइनें लिखनी है, लाइट सोल बैटरी डाल दी, टोटल लाइनें कितनी लिखनी है, 3 एनोड कैथोड, ओवरऑल मसला खत्म, है ना। वो तो तब पूछेगा जब आपसे और कुछ सरल क्वेश्चन रखा हो, क्योंकि ये एनोड कैथोड ओवरऑल लिखा 3 लाइनें बन गई, तो मतलब क्वेश्चन अब 1 नंबर का नहीं रहेगा, क्वेश्चन हो जाएगा 2 नंबर का, क्योंकि 1 नंबर में लिखा होता है नॉट मोर देन वन लाइन, 1 वर्ड और 1 लाइन में ही खत्म कर दो, तो तुमने 3 तो खुद ही बैटरी लिखवाओगे तो 3 लाइन लिखी जाएंगी नहीं, तो इसलिए वो सीधा 2 नंबर में चला जाएगा, या उसके साथ कुछ और डाल दिया तुमने, है ना। तो इसलिए कोरोजन और बैटरी थोड़ा सा यहाँ पर देख लें, और काइनेटिक्स में विशेष ऐसा कुछ बन नहीं रहा तो 1 नंबर ऐसे आ जाए। एक आपका कंप्लीट द फॉलोइंग, वो यहां पर भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि इस ऑर्गेनिक से और कुछ उठाना इस बार थोड़ा सा हार्ड हो रहा है, तो कंप्लीट द फॉलोइंग आप देखें यहां पर, मैंने इसको MCQ वाले में भी डाला था और यहां पे भी डाल रहा हूं, कंप्लीट द फॉलोइंग। इतने में देखिए, जैसे मेरे पास 7 क्वेश्चन आने हैं, तो मैंने लगभग 1 2 इसमें 3 पार्ट हैं, 3 4 5 तो टॉपिक ही लिखे होंगे, तो इसी में कुछ ना कुछ एक आधा टॉपिक इधर उधर, मान लीजिए कोई यहां नहीं आ रहा तो वहां आ रहा, लगभग टॉपिक ऐसे ही मिलेंगे। अब मुझे ऐसा लगता है कि 90% टॉपिक तुम्हारे इसमें कवर हो जाएंगे, और ये टॉपिक ही लिखा है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, सारी बात नहीं। अब आपको लगे इतना लिख दिया, ये वही बोल सकते हैं पूरा पढ़ा नहीं है, पूरा पढ़ा हो और तुम्हें ये बिल्कुल कुछ नहीं लगेगा, चम्मच भर लगे खाली,
अब तुमने पूरा नहीं पढ़ा और पूरी किताब लिख दी यार, बची क्या? तो उसे यही लगेगा पूरी किताब लिख गई, पूरी किताब लिखी नहीं है, पूरी बहुत है। अब देखें सेक्शन सी के बारे में। सेक्शन सी में इसको उठा के एक बैलेंस बॉन्ड थ्योरी याद आ रही है? सीएफटी भी याद आ रही होगी। ये दोनों वर्नर को भी लिखी दो, वर्नर को भी मत छोड़ो। ये तीनों सेक्शन सी के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि सीएफटी के, अच्छा एक और बात है, सीएफटी का सीधा क्वेश्चन आए जरूरी नहीं है, सीएफटी का अलग टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे एबीसी में 2-3 क्वेश्चन दिए गए, ये आयन ऐसा होता है और या फिर ये स्टेबल होता है, वो स्टेबल नहीं होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा और कलर वैसा, ठीक है। तो इस टाइप का घुमा फिरा क्वेश्चन 4 या 5 क्वेश्चन एग्जांपल के फॉर्मेट में दिए हैं, उसके सीधे उसमें दिए गए हैं, क्या नाम है तुम्हारा, एबीसी में, ठीक है, और भी किताबों में दिए गए हैं। तो उसके ये नहीं कि सीधा तुमने T2GEG लिख दिया वो चले, TGEG के फॉर्मेट लिए, वो नहीं, उसके क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकते हैं, तो उसको आप जरूर देख लीजिए, ठीक है। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो आपको पता ही है, वो याद करनी आनी। सीएफटी वर्नर, ठीक है, हाइब्रिडेशन का भी चांस है, ठीक है। बस अब तुम कहोगे हो गया चैप्टर, हाँ हो तो गया है, मेजॉरिटी कंप्लीट हो रहा है, लेकिन आप समझे कि उसके अंदर बहुत कुछ है। यहाँ पर तो मैंने तुम्हें सीधी सीधी बातें बोली है कि हाइब्रिडेशन हो गया, वर्नर की थ्योरी है कितनी बड़ी, 4 तो उसमें पॉइंट ही है, 4 पॉइंट याद करो, वर्नर निपट गए। सीएफटी अगर तुम्हें करनी आती तो मैग्नेटिक फील्ड और कलर निकालने में है ही क्या, T2GEG मसला खत्म। तो हाइब्रिडाइजेशन भी देखें, ठीक है। इसके अलावा अब जैसे मैंने सीएफटी लिख दिया, तो यहीं इसी के अंदर आप कलर समझ जाओ या मैग्नेटिक फील्ड समझ जाओ, है ना, मैग्नेटिक फील्ड समझ लो या फिर स्टेबिलिटी देख लो, है ना। तो ये सब इसी सीएफटी के ही अंतर्गत है, उसी के ही क्वेश्चन बन रहे हैं उसी में, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा एक रीजनिंग क्वेश्चन मुझे लगता है इसमें आना चाहिए, रीजनिंग क्वेश्चन, क्योंकि ऑर्गेनिक में कोई भी क्वेश्चन रीजनिंग अभी नहीं लिखा है। तो रीजनिंग क्वेश्चन में ज्यादातर क्या है कि वो एसिड एसडी कैरेक्टर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर लगा दो, अमाइन वाले में से आ जाते हैं, है ना, और हेलो एल्केन या एल्कोहल वाले में से भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, या स्टेबिलिटी का ट्रेंड लगा दो, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट के ट्रेंड लगा दो, है ना, या कोई रीजनिंग क्वेश्चन वैसे जैसे आपको के आई के साथ H2SO4 इस्तेमाल नहीं करते, क्यों नहीं करते, है ना। तो वो वाले टाइप के रीजनिंग क्वेश्चन, तो मैं यहाँ पे हल्का सा मार्क करने के लिए जैसे बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड हो गया, या फिर स्टेबिलिटी का ट्रेंड हो गया, स्टेबिलिटी का, है ना, या एसिडिक कैरेक्टर एसिडिक नेचर का ट्रेंड हो गया, है ना। तो ये इनके ट्रेंड के ऊपर भी कुछ रीजनिंग क्वेश्चन, ट्रेंड समझ रहे हो ना, अरे इन द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दिस, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दिस, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते तो इनको भी देख लें। अब बात आती है डी, मतलब केस स्टडी की। तो भैया देखो ऐसा है, मैं तुम्हें इस बात को स्पष्ट समझा दूं, केस स्टडी कहने के लिए ये होता है कि हम उसमें देते हैं पैरा और पैरा में से छांटो, और छांटने के लिए कुछ होता नहीं है, हमें तो केस स्टडी इनडायरेक्टली 1 नंबर के 8 क्वेश्चन है, ये समझिए। इवन अगर आप थोड़ा सा भी सही से पढ़ के जा रहे हो तो पैरा पढ़ने में टाइम बर्बाद करने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधे क्वेश्चन पढ़ो, चारों आ रहे सीधा आंसर लिखो, मसला खत्म। नहीं आ रहा है तो एक बार पैरा में देख लो, मिलेगा उसमें कुछ नहीं, क्योंकि वो इंग्लिश की तरह नहीं है कि इस वर्ड का सिनोनिम ढूंढो पैरा में, सिनोनिम उसमें तो आंसर नहीं मिल रहा है, सिनोनिम कहां ढूंढेगा, तो उसमें कुछ नहीं मिलने वाला भाई। आपको अगर आता है आंसर लिख दीजिए, नहीं आता है मजे करिएगा, समझ में आया। तो केस स्टडी को समझ लीजिए, देखो केस स्टडी कुछ नहीं है, 8 into 1 है, सीधी बात ये है, 1 मार्कर के 8 क्वेश्चन। तो आप देखो अभी तक 1-2 जगह को छोड़ के हमने क्या तैयार किया, 1 ही मार्कर तो पढ़ा रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, प्रीवियस 10 इयर्स के सारे 1 मार्कर 2 मार्कर देख लो, 3 मार्कर कोई डायरेक्ट नहीं आ रहा है, मतलब लगभग नहीं आ रहा है, तो 1 मार्कर 2 मार्कर सारे प्रीवियस ईयर और एग्जाम्पलर देख लो, मेजॉरिटी ऑफ पेपर कवर हो जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ केमिस्ट्री में मान लो अगर तुम पूरा एग्जाम्पलर और पूरे प्रीवियस ईयर पढ़ के चले जाओ तो 70 में से कम 55 तक तो खींच ही दोगे, मरे से मरे। जब तुम 1-2-4 गलत भी कर दोगे तो भी यह बिल्कुल पक्की है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। अच्छा ऐसे ही, अच्छा केस स्टडी में बेटा एक तो समझ दो थोड़ा सा, केस स्टडी में जैसे 2 केस स्टडी बहुत ज्यादा है, जैसे एक तो बायोमोलिक्यूल की आ सकती है, बायोमोलिक्यूल की, क्योंकि बायोमोलिक्यूल में एक विटामिन वाली, ठीक है ना, ज्यादातर यही ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि जब पहले केस स्टडी आने लगी थी पिछले कुछ सालों में, तो एनीमिया का बहुत आता था, ठीक है, B6 B12 भरमार आती थी, ठीक है, इसको ये हो गया उसको वो हो गया, बताओ क्या हो गया, तो जी एनीमिया हो गया, कुछ भी हो गया वो एनीमिया हो गया। तो बस भैया इसको विटामिन को देख के जाना अपना, ठीक है। और अगर इसका आया तो अमीनो एसिड आने के चांस बहुत कम है, लेकिन विटामिन के चांस खूब ज्यादा है, तो विटामिन का आप अपना देख लें, ये बायोमोलिक्यूल का।
एक केस स्टडी आप उसका देख लो। अच्छा एक और सॉरी एक और डीएनए का भी लिखो। केस स्टडी डीएनए की भी बहुत अच्छी है, क्योंकि अच्छा डीएनए वो नहीं, हिस्ट्री डालना है डीएनए की, उन्होंने ये खोजा था, उन्होंने वो खोजा था, और फिर ये मिला, फिर वो मिला, अब तुम बताओ क्या मिला? तुम्हें कुछ नहीं मिला, तो तुम डीएनए पढ़ के जाओ, ठीक है ना, तो तुम्हें आंसर मिलेंगे सीधे। देखो ऐसा नहीं होगा कि वो पूरा पैरा लिख देंगे और फिर नीचे कहेंगे बताओ डीएनए की खोज किसने की, तो तुम ऊपर ढूंढ दो इन्होंने की। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, उसमें कुछ नहीं लिखो किसने की थी, सीधा लिखोगे जिसने खोज की थी मम्मी का नाम लिखो, तुम बैठ जाओगे वहीं। तो ये एक इसी तरीके से उसका भी आ सकता है केस स्टडी सॉल्यूशन का। आप चिल्ला रहे हैं सॉल्यूशन, देखो ये सॉल्यूशन की केस स्टडी की संभावना ज्यादा है। अब देखो जब मैं ये कहता हूँ केस स्टडी, तो आप ये समझें, इसका मतलब मैं ये कहता हूँ कि 1 मार्कर क्वेश्चन, इस बात को समझें। अब 1 मार्कर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल बनने की संभावना क्या होती है? बहुत ही कम होती है। तो इस पैटर्न को देखने से हमें ये समझ में आता है कि थ्योरी पे थोड़ा सा फोकस बढ़ाना है, और थ्योरी न्यूमेरिकल चैप्टर में है ही कम, तो क्या बढ़ाना होता है? इसका मतलब है हमें किधर किधर पढ़ना चाहिए, हमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साइड में ज्यादा पढ़ना चाहिए। और इस बात का दूसरा एक मतलब भी है कि जैसे सॉल्यूशन है उसमें थ्योरी है क्या, हेनरी लॉरेंट्स लॉ, छोटे मोटे आइसोटोनिक हाइपरटोनिक, छोटे मोटे 2-4 क्वेश्चन, खत्म हो गई थ्योरी। उसमें है ही कितना? काइनेटिक्स में तो कितनी है, कॉलिजन थ्योरी पढ़ लो, एक बार रीडिंग लगा दो यूनिट पीरियड की, खत्म, ग्राफ पढ़ लो, हो गया, 1 नंबर का कुछ है ही नहीं उसमें। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जितने भी 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं, है ना, 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर सबको मिल जाते हैं, तो उसके 1 मार्कर और एग्जाम्पलर के 1 मार्कर जरूर पढ़ लें। तो सॉल्यूशन का मुझे लगता है कि एक आना चाहिए केस स्टडी, क्योंकि इसमें वो भी है ना, वो क्या नाम, हेनरी लॉ, पहाड़ पे चढ़ जाओ, कूद जाओ, उतर जाओ, और वो कोल्ड में क्यों ज्यादा कंफर्टेबल रहती है, अब वो मछली जो है वो गर्म पानी में क्यों नहीं रहती, ठंडे में क्यों रहती, तो ये सब बातें इसमें निकल जाती। अब बैटरी में तुम क्या केस स्टडी बनने को तो बनी जाएगी फिर, लेकिन उसमें उतनी मजेदार केस स्टडी नहीं बनेगी। पैरा ऐसा होना चाहिए पढ़ते समय में मजा आए और आंसर देखते समय एकदम क्वेश्चन देखते समय। तो ये तुम्हारा डी हो गया। इसके बाद ई, इसमें भी कोई क्वेश्चन 5 नंबर का सीधा नहीं है, पहले बहुत पहले आते थे, कभी अब कुछ नहीं आता। 3+2 है या 3+1 है, इस टाइप का चल रहा है, 3 मतलब 3+1+1 या 3+2 डायरेक्ट। तो हाँ, तो यहाँ पर उसमें भी 3 नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ 3 नहीं है, मतलब 1 और 1, या फिर 1, 1, 1+2, इसके अलावा कुछ नहीं। 3 फिर भी कोई नहीं है, मैं बार बार इस बात को ध्यान दिलवा रहा हूं आपको, 3 के आने की संभावना बहुत ही कम है। इसलिए पहले मैं ये नहीं कह रहा कि 3 पढ़ के मत जाइए, मैं ये कह रहा हूं कि पहले 1 को पढ़ लीजिए। इन दोनों बातों में देखिए डिफरेंस है, पहले 1 कवर करिए, 1 से लगभग सारा कवर हो चुका होगा, समझ रहे ना कहीं को। तो इसमें 3-4 चैप्टरों की बात है, जैसे एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन जरूर आएगा, इसको तो मुझे लगता है कि आएगा ही आएगा। आप किसी भी सैंपल पेपर उठा लो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन हर जगह दिया है, इसलिए गारंटेड सी बात है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। हाँ, तो इसमें वही है, बैटरी है खाली और कुछ ही नहीं, और क्या है पूरे चैप्टर में, सवाल तो वही चल रहे हैं। अच्छा, जैसे इसमें वो सवाल चल गए आपके, वो ई नॉट है, या फिर वो डाइल्यूशन वाले, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, है ना। हाँ, लैम का छोटा मोटा क्वेश्चन इधर आ जाएगा, इसके सी सेक्शन में या बी सेक्शन में चला जाएगा, यहां पर आपके थोड़े से अलग से आ गए। इसके अलावा एक चैप्टर है आपका एल्डिहाइड का, और एक चैप्टर है आपका डी ब्लॉक। देखिए इसमें आप देखेंगे डी ब्लॉक में भी 5 नंबर की संभावना बहुत ज्यादा है। एल्डिहाइड, इन दोनों पे मैं लगभग 99% श्योर हूं, इन दोनों का क्वेश्चन तो जरूर आएगा। एल्डिहाइड और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा 5 नंबर में, इसमें कोई फेर नहीं। ये डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक कभी कभार अगर इधर क्वेश्चन डी ब्लॉक को बढ़ जाते हैं तो काइनेटिक्स से रिप्लेस कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि समझिए खेल समझो, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, खेल समझ लो, 3 ही क्वेश्चन आने हैं, अब मैं 2 फिजिकल कैसे डाल दूंगा, फिर वो डिवीजन नहीं सेट बैठता है। तो इसलिए ये संभावना है कि इसमें आना चाहिए, आप इस हिसाब से पढ़ लें। मैं दोबारा और आखिरी बार बोल रहा हूं, 1 मार्कर को पहले करें, फिर आप करें 2 मार्कर, और 3 को तो कर लें जब 1 और 2 हो जाए तब, ठीक है। और 5 नंबर वाले छोड़ना नहीं है, 5 नंबर में 5 नंबर कुछ है ही नहीं, अब 1 है, तो उनको सब करना वही है, लेकिन देख लें कि एक बार वो कैसे होता है। और केस स्टडी के लिए भी आजकल बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, तो उनको आप देख लें किसी को भी और उसको पढ़ लें, ठीक है। तो ये भैया ऐसा है, कोई समस्या? तुम मजे करो जी, तुम बताओ क्या पूछ रहे थे। सर वो काइनेटिक्स में ये वाले सवाल होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। अब देखो इन्होंने पूछा नेक्स्ट इक्वेशन के सवाल, तो देखो भैया नेक्स्ट इक्वेशन के सवाल को छोटा कैसे कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम लगा दो, इक्विलिब्रियम लगाते एक तरफ 0, मसला खत्म, सवाल सॉल्व, छोटा हो गया। तो आप और छोटा सवाल करना है, उसकी जो वो मोलरिटी की जो वैल्यू है उन्हें 10⁻² -2 -3 में डाल दो, जो पूरी कट रही हो,
सवाल 1 मिनट का रह गया। ऊपर वाली जो डिजिट है वो तो वैसे ही 2 से कटी जाती है, और लॉग ऐसा कर दो कि इसमें मल्टीप्लाई बाई 1 आ रहा हो, लो सवाल 1 नंबर का हो गया, 2 नंबर का हो गया। सवाल देखने में बड़ा है, करते समय बड़ा नहीं होगा। तो सवाल की लेंथ उससे थोड़ा डिसाइड हो रही है कि सवाल कैसा है। भाई उसमें कितनी कैलकुलेशन की तुमने, जब सब कुछ कट गया तुमने क्या किया, तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। बात समझ आई ना? तो इसलिए ये मत सोचो कि नॉइस इक्वेशन छोड़ देना, छोड़ना बेटा कुछ नहीं। सवाल को छोटा करने के बहुत तरीके हैं, वही सवाल नॉइस इक्वेशन को छोटा करना है, एक लाइन में बना दें तुरंत। चलो मैंने तो सवाल दिया, हमने तुमने कहा सारी वैल्यू लिख दी और लिख दिया ई नोट निकालो। फॉर्मूले लेना ई आर माइनस ई ओ, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन लगा, मसला खत्म हो गया। अब इसमें क्या है, 1 नंबर का हो सवाल, 2 नंबर का करना है, इक्वेशन कोई डाल दो, कुछ और इधर उधर कर दो, बहुत सारे सॉल्ट ब्रिज का यूज पूछ लो, है ना, बहुत सारे तरीके हैं, दुनिया भर के तरीके हैं। कुछ भी फ्यूल सेल कहां पे इस्तेमाल की गई थी, है ना, अपोलो में सेल, है ना। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। और भी किसी दिमाग में कुछ चल रहा है? आपके में चलेगा कैसे, वरना तो तुमको वैसे भी कुछ है नहीं। कन्वर्जन बोल रहा है, कन्वर्जन में आपको समझा दिया। इलेक्ट्रो में बहुत सारा आ सकता है जिसमें कॉपर डिपॉजिट हुआ, फिर बताना होता है जिंक केस में डिपॉजिट होगा। फैराडे का, हाँ इसमें फैराडे की संभावना है, मैंने आपको एक तरीका सिखाया था, कॉमन फार्मूला वही मास डिपॉजिट इक्वल टू एमआईटी अपॉन एनएफ, उससे सारे सवाल लग जाते हैं। वो नहीं कर सकते ना, नहीं यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारी बुक्स में सर केमिकल काइनेटिक्स के वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब कि जिसमें रेट डबल कर दिया तो फिर तो ये तो यही तो क्वेश्चन ही है। और केमिकल देखो, केमिकल करने में 5-6 तो क्वेश्चन है यार, उसमें है ही क्या, एक तो 20%, 25%, 50% वाला क्वेश्चन है ना, एक तो वो आसान है, एक आपका पीक्यू का सवाल हो गया, ठीक है, ग्राफ का सवाल हो गया, यूनिट, ये छोटे सवाल हो गए, ग्राफ के यूनिट के ऑर्डर निकालने के, ऑर्डर निकलवा दो, ग्राफ निकलवा दो, यूनिट सीरो ऑर्डर पूछ दिया तुमसे, ये एक नंबर के सवाल हो गए, ये 2 नंबर में आ गया, तो ये 20-50% वाला, एक आपका पीक्यू वाला, और बहुत ज्यादा होगा तो 1/16 पार्ट वाला वैसा सवाल निकलवा देंगे। या फिर और ज्यादा थोड़ा बड़ा करना है तो आरइनएस में चले जाओ, आरइनएस को कोई सवाल दे दिया लेकिन ऐसी वैल्यू सेट कर दी जो एक लाइन में ही कट रही हो, अब तो उन्हें मल्टीप्लाई करके बड़ा कर लो तो एक अलग मसला है, लेकिन वो कटने वाली इक्वेशन दे दी, उसने तो ऐसा लिख दिया कि भैया ये उससे कट जाएगा, ये उससे कट, सब कट रहा है, बस 2-4 पॉइंट बचेंगे, एक आता मल्टीप्लाई और आंसर, और तुमने उन्हें काटा नहीं, उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया और बना दिया बड़ा, तो कैसा, ये तो कलाकारी है, इसका ऑनर तो तुम में, इसमें हम क्या ही कर सकते हैं, बात नहीं। तो आप जब न्यूमेरिकल आए तो एक नजर जरूर देखें कि क्या क्या इसमें कट पिट रहा है, पहले काट पिट लो, मल्टीप्लाई जो होना है सो हो गई। इस बात को मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि ऊपर सवाल चल रहा है, ऊपर कोई कैलकुलेशन चल रही है, उसको मल्टीप्लाई मत करो अगर उसका आंसर नहीं पूछा है तो, क्योंकि जो मल्टीप्लाई तुम्हें ऊपर करना है वो नीचे लाके भी उतना ही करना है, तो नीचे ले आओ उसको, जब वैल्यू पुट कर लेते हो उसको, और उसके बाद देख लो जो कुछ कट रहा हो काट लो, नहीं कट रहा तो फिर मल्टीप्लाई तो करना ही था तो कर लो। आई बात समझ में? और कोई बात? सर कन्वर्जन का आएंगे, कन्वर्जन वैसे देखो ऐसा है कि ज्यादातर केसों में कन्वर्जन एल्डिहाइड और अमाइन के उठते हैं, ठीक है। अल्कोहल में तुमने देखा एनसीईआरटी में 4 ही कन्वर्जन है, और वो भी चैप्टर नंबर 10 से ही कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो तुम ये मान लो, अगर समझाने के लिए अगर मान लो 6 कन्वर्जन आते हैं तो मैं 2-2 बांट दूंगा सब में, समझ में आया ना, एक मोटा मोटा सा आइडिया दे रहा हूँ कि 2-2 सब में बांट दो, और एल्डिहाइड हो सकता है मैं 3 कर लूँ, अमाइन के कम कर लूँ, क्योंकि अमाइन में और भी कुछ पूछने का है, ठीक है ना, जैसे उसका एसिडिक स्ट्रेंथ वाले चले जाओ, वहां पे कुछ बढ़िया पूछने मिलता है, हाँ, तो कई चीजें हैं वहां पे पूछने के लिए, तो अमाइन के कम करके मैं एल्डिहाइड और 1-2 उसके डाल दूंगा हेलो एल्केन के। और मैं बार बार कह रहा हूँ नेम रिएक्शन पहले याद कर लो, नेम रिएक्शन याद करने से वैसे ही कन्वर्जन का मसला निपट जाता है, बहुत हद तक कन्वर्जन सॉल्व रहता है। कन्वर्जन अगर आप भूल जाओ तो कन्वर्जन की वीडियो पड़ी हुई है, 2 कन्वर्जन की वीडियो पड़ी हुई है, और उनकी प्रैक्टिस की भी 2 वीडियो पड़ी हुई है, आप उनको देख लें, 10 चैप्टर लगा लें, उसके बाद अपना रिवाइज करें, ना आए तो फिर बता देना, 2-4 और डाल दें उसमें वीडियो, ठीक है भाई। एंजॉय करो मुस्कुराते हुए।